हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग डिसोसिएशन के केस में हम लोग वन टफ फैक्टर ज्ञात किए थे। वहाँ पर मैंने देखा था कि अगर एसिटिक एसिड जल में डालने पर 80% अगर टूट जाता है, ठीक है, तो उसका वन टफ फैक्टर क्या होगा। ठीक है, आज मैं बात करने वाला हूँ एसोसिएशन के केस में यानी कि संयोजन के केस में, या संयोजन कहो या कि बहुत लोग इसको संगुणक भी कहते हैं, संगुणन। ठीक है, तो संयोजन या संगुणन के केस में, जिसको इंग्लिश में एसोसिएशन बोलती हैं, तो एसोसिएशन के केस में वन टफ फैक्टर को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी देख रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एसोसिएशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एसोसिएशन। और मैंने यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में ही बोला गया है कि बेंजीन में जब हम लोग एसिटिक एसिड को डालते हैं, ठीक है, तो ये 90% क्या हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है, यानी कि संयोजित हो जाता है, संगुणन हो जाता है, संयोजित हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है, हो गया। होकर यह क्या बनाता है, संयोजित होकर डाइमर बनाता है। डाइमर मतलब क्या, दो एसिटिक एसिड के अणु आपस में जुड़ करके और एक डाइमर बनाता है, मतलब साथ में दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, बनाता है। तो बताइए कि इसके लिए वन टफ फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो एक काम करो, इस क्वेश्चन को लिख लो, मैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करता हूँ। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करो। ठीक है, पहला हम लोग केस देखे थे किसके लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई का वैल्यू हमेशा 1 होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था डिसोसिएशन के केस में, तो डिसोसिएशन के केस में स्ट्रॉन्ग के लिए देखे थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर होगा तो उस केस में I बराबर N हो जाता है। ठीक है, और जब वीक होगा तो जब अगर वीक होगा तो उस समय क्या करेंगे, I इक्वल टू 1 + n-1 इंटू अल्फा वाला फार्मूला लगाएंगे ना। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ एसोसिएशन के केस में। तो एसोसिएशन के केस में हम लोग वन टफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पर एक प्रॉब्लम बनाकर आपको दिखा रहा हूँ, जो आपके सामने प्रॉब्लम लिखा हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, मैं इसको बनाता हूँ। आशा करता हूँ कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो आ गया हो तो मैं बनाऊँ, चलिए शुरू करते हैं। ठीक, देखो बाबू, होता क्या है कि दो गो एसिटिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH होता है। ये क्या करता है कि बेंजीन में डाइमर बनाता है। डाइमर का मतलब होता है कि दो गो CH3 जुड़ जाएगा, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O। रुक जाओ, मैं बना देता हूँ, उसको फिर से मिटा देता हूँ। ठीक है, दो गो CH3 ले लेते हैं, COOH। ठीक है, अब ये आपस में जुड़कर कैसे बनाता है दिखाता हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड OH हो गया। अब इधर से क्या होगा, फिर इधर से CH3 COOH और इधर से डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो यहाँ पे इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है और इनके बीच भी क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरह से देखो तुम, तो दो गो CH3 COOH जुड़ चुका है यहाँ पर, एगो इधर जुड़ा है और एगो इधर जुड़ा है। ठीक है, तो ये डाइमर बना दिया। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं डाइमर। ये क्या बना दिया है बाबू, ये डाइमर बना दिया। यानी कि यहाँ पर N बराबर कितना हो गया, N बराबर 2। क्यों, क्योंकि दो अणु जुड़ रहा है आपस में, तो इसके लिए N का वैल्यू 2 आ गया। ठीक, अब चूँकि इसमें ये 90% ये क्या हो रहा है, ये जुड़ रहा है, तो इसके लिए बीटा का वैल्यू कितना हो गया, 90%। कितना हो गया, 90%। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करो, मैं आगे बढ़ता हूँ। नोट करो जल्दी। ठीक है, नोट कर लिए। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखा कि N बराबर कितना आ गया, 2, यानी कि दो अणु आपस में जुड़े हैं और डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना है, 90 डिग्री, सॉरी 90%। 90% का मतलब क्या, 90/100 हुआ ना, 90/100 यानी कि 9/10। 0 से 0 कट गया, ये हो गया 0.9 भी कह सकते हैं। ठीक, अब देखो इसके लिए I का वैल्यू, एसोसिएशन के केस में I का वैल्यू होता है 1 + 1/n-1 इंटू बीटा। याद है, ये किसके लिए है, किसके लिए, फॉर एसोसिएशन। ये सिर्फ किसके लिए है, सिर्फ एसोसिएशन के लिए है बाबू। डिसोसिएशन के लिए अलग और एसोसिएशन के लिए अलग होता है। ठीक है, ये फार्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए, एसोसिएशन वाला और डिसोसिएशन वाला। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 +
1/n का वैल्यू कितना है 2 और -1 इंटू क्या हो गया बीटा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है तो नोट करो जल्दी से। अब बीटा की जगह हम लोग यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हैं, रुक जाओ, यहाँ पर कितना लिख दिए 9/10 लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, जल्दी करो, जल्दी नोट कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पर i बराबर कितना आ गया, i बराबर आ गया 1 प्लस हो गया 1/2 -1 और क्या आ गया 9/10, 9/10 क्या आपका 9 है। ठीक है, अब यहाँ पर i = हो गया 1 और इसको गुना भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो -1/2 गुना कितना हो गया 9/10। ठीक है, i = हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा 9/20। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस इसका वैल्यू हो जाएगा 0.45। तो यहाँ पर आपका सोल्यूशन करो तो i का वैल्यू कितना आ गया 0.55। तो i का वैल्यू इसके लिए 1/2 गुना कितना मान कितना आ गया, यही क्या हो गया आपका आंसर आ गया 0.55। अच्छा एक चीज़ और याद करो, तो हम तुम लोग को बताए थे कि एसोसिएशन के केस में i का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। तो 0.55 1 से कम आ गया ना, यानी कि मेरा ये बनाया हुआ क्या है, बिल्कुल सही है। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, आ गया ना? ठीक है, तो इसको नोट करो जल्दी से, नोट कर लो, कर लिए? ठीक, और आज आपका ये क्या बोलते हैं विलियन चैप्टर का ये अंतिम लेक्चर है। यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, विलियन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से करो। अभी हम लोगों ने जाना या फिर हम लोग जानते भी हैं कि अनुसंख्या गुणधर्म वैसा गुणधर्म होता है जो सिर्फ विलेय की कोणों की संख्या पर निर्भर करे। ठीक है, उसे हम अनुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। चलो बहुत अच्छा, यहाँ तक हम लोग समझे हुए हैं। अब ज़रा सोचो कि अगर विलेय का कण अगर डिसोसिएट हो जाता है यानी कि टूट जाता है, एसोसिएट हो जाता है यानी कि जुड़ जाता है, तो विलेय की कणों की संख्या परिवर्तित हो जाएगा। तो जब विलेय की संख्या परिवर्तित हो जाएगा तो अनुसंख्या गुणधर्म भी क्या हो जा रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है ना। अगर विलेय की कणों की संख्या अगर 2 गुना हो गई तो अनुसंख्या गुणधर्म भी 2 गुना हो जा रहा है। विलेय की कणों की संख्या अगर आधी हो गई तो अनुसंख्या गुणधर्म या आधा हो जा रहा है। तो क्यों ना सभी यानी कि चारों अनुसंख्या गुणधर्म में चारों अनुसंख्या गुणधर्म को सुधार करके लिखा जाए। और सुधार करने का मतलब क्या कि उसमें हम लोग 1/2 फैक्टर से ही गुना कर देते हैं, क्योंकि 1/2 फैक्टर ही बता रहा है कि कौन कितना टूट रहा है या कितना आपस में जुड़ रहा है। ठीक है, अगर कौन टूट रहा है 2 गुना हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आई से उसमें 100 में गुना किए रहेंगे तो 2 गुना बढ़ जाएगा। अगर आधा हो जा रहा है तो ऑटोमेटिकली आई का वैल्यू आधा होगा तो अनुसंख्या गुणधर्म भी आधा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गया? तो आज हम क्या करते हैं कि 1/2 गुणांक को अनुसंख्या गुणधर्म में क्या कर देते हैं, समावेशित कर देते हैं। ठीक है, और वो समावेशित कर देने के बाद आपका विलेय चाहे टूटने वाला हो यानी कि डिसोसिएट करने वाला हो, नहीं टूटने वाला हो यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, या फिर जुटने वाला हो यानी एसोसिएट वाला हो, तो ये सभी के लिए क्या हो जाएगा, सभी के लिए अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि 1/2 गुणांक को चारों अनुसंख्या गुणधर्म में समावेशित कर देता हूँ। ठीक है, चलो तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो 1/2 गुणांक को अगर हम समावेशित कर देते हैं किसमें, अनुसंख्या गुणधर्म में, तो ये उस समीकरण का यानी कि चारों अनुसंख्या गुणधर्म का जो समीकरण है वो क्या हो जाता है, संशोधित हो जाता है। यानी कि वो एक्चुअली में वही मेरा असली या मैं कहूँ कि 100% सही समीकरण है। ठीक है, जो कि हर प्रकार के विलेय पर ये क्या होगा, अप्लीकेबल होगा, चाहे विलेय आपका नहीं टूटने वाला हो या नहीं जुटने वाला हो। कहने का मतलब है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो यानी कि वैद्युत अनअपघट्य हो, तो आई का वैल्यू सिंपली 1 यानी फार्मूला वही रह गया। ठीक है, अगर वो टूटने वाला हो तो आई का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। कैसे होगी ज्ञात करना है वो भी हम फार्मूला देख लिए। अगर जुड़ने वाला हो तो वो भी देख लिए कैसे होगा।
ठीक है। तो मैं आई को यानी 1/2 गुणांक को सब में अप्लीकेबल करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, सॉरी अप्लाई करता हूँ। यहाँ पर पहला जो अनुसंख्यक गुणधर्म है क्या है, वाष्प दाब का अपेक्षिक, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन के लिए सूत्र क्या होता है, P0 माइनस P/P0 इक्वल टू एक्स विले होता था, एक्स विले होता था ना बाबू, ठीक है। तो इसमें सिर्फ क्या कर देना है, अब 1/2 गुणांक से यानी आई से क्या कर देना है, गुना कर देना है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है, नहीं है ना, तो इसको नोट करो जल्दी से, आई इंटू एक्स विले क्या हो गया, P0 माइनस P इक्वल टू आई इंटू एक्स विले, ठीक है। नोट करो जल्दी। और यदि वीडियो समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछ लेना कि सर हमको यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है, ठीक। और साथ में यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, अच्छा रहेगा। और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हम मतलब आपके पास वीडियो, अगर मैं कभी भी नया वीडियो डालूँ तो आपके पास पहुँच जाए, ठीक है। चलो, तो दूसरा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दूसरा अनुसंख्यक गुणधर्म। दूसरा जो अनुसंख्यक गुणधर्म है वो है आपका क्या है, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, यानी इसको कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, EBP, ठीक है। तो क्वथनांक उन्नयन डेल्टा TB इक्वल टू क्या होता है, KB इंटू M, KB इंटू M। तो सिर्फ इसमें क्या कर देना है, 1/2 गुणांक से गुना कर देना है, यानी कि आई से गुना कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तीसरा क्या हो गया, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, ठीक है। तो इसके लिए डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है, KF इंटू M होता है। तो इसमें भी सिर्फ क्या कर देना है, आई से गुना कर देना है, देख रहे हो ना, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आई से क्या कर दे रहे हैं, गुना कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तीन हो गया, जल्दी से नोट कीजिए। 3 अनुसंख्यक गुणधर्म हम लोग यहाँ तक देख लिए। नोट कर लिए, ठीक है। तो चौथा क्या है, जरा देखते हैं। चौथा है आपका पराशरण दाब। चौथा क्या है, पराशरण दाब, यानी कि इसको डिनोट करते हैं किससे, पाई से। तो पाई बराबर क्या होता है, CRT होता है, याद होगा आप लोग का, आशा करता हूँ। इसमें सिर्फ क्या कर देना, आई से गुना कर देना है, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। और आई सब में आई क्या है, आई क्या है, तो आई इक्वल टू क्या है, 1/2 फैक्टर। मेरी बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका ये चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे कि आगे के लेक्चर में हम लोग मतलब 1 या 2 लेक्चर हम लोग क्या करेंगे, उसमें सिर्फ हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, यानी सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, किसका, विलियन चैप्टर का सिर्फ हम लोग इसमें प्रॉब्लम, मतलब कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।